हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टडी। दोस्तों, सिविल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डेली मेंस आंसर राइटिंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस प्रोग्राम का आज है डे 18 और आज हम देख रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म और कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक के 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट the constitution of India does not accept principle of strict separation of powers, rather it is based on the principles of checks and balances? Explain. तो इस क्वेश्चन में लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्वेश्चन की जो डिमांड है उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर 2 प्रिंसिपल्स, वन इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर एंड अदर इज principle of checks and balances. So the question is asking that क्या हमारे पास, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर तो है ही, लेकिन क्या वो स्ट्रिक्ट है? क्या हमने स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सेप्ट ना करके क्या हमने चेक्स एंड बैलेंसेस वाले प्रिंसिपल को ज़्यादा इंप्लीमेंट किया है या ज़्यादा अडॉप्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? दिस इज व्हाट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज विच वी हैव टू एक्सप्लेन। बेसिकली यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करनी है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एडयर टू स्ट्रिक्ट डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये हमें इंट्रोडक्शन में ही सबसे पहले क्लियर कर देना है कि इन दो में से कौन सा प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है, ये हमें इंट्रोडक्शन में ही बता देना है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एडर टू द स्ट्रिक्ट डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल को अडॉप्ट नहीं करती है, एज विच इज फॉलोड इन द कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स वेयर 3 ब्रांचेस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर एंटायरली डिस्टिंक्ट इन फंक्शंस एंड पर्सनल। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में द वे इन द यूनाइटेड स्टेट्स the 3 organs of the government, legislature, executive and judiciary, they follow the strict separation, but unlike that, but in India we do not follow the strict separation, as अगर हम अभी हम आगे भी देखेंगे कि executive is also part of legislature, correct? There is a relation between judiciary and executive because the laws passed by the legislature, there is a relation between legislature and judiciary, so they have the interdependence is there to ensure the checks and balances, to ensure the accountability. There is a interdependence है, चेक्स एंड बैलेंसेस भी है, सो दैट एक दूसरे की जो अकाउंटेबिलिटी है वो मेंटेन रहे और कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है वो मेंटेन रहे, करेक्ट? इंस्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है, एंड दैट एंश्योर्स इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग दीज ऑर्गन्स व्हाइल मेंटेनिंग देयर ऑटोनॉमी। सो हियर देयर इज अ ऑटोनॉमी टू ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, executive, legislature and judiciary. They have autonomy, but they are also interdependent. Okay, so there is no strict separation. Okay, now let's try to understand the separation of powers in the Indian context. In Indian context, how they are separated? So there is no strict separation, as we have already seen. Article 50 of the Directive Principles of State Policy suggests separating the judiciary from executive in public services, but there is no explicit provision enforcing strict separation across all the branches. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारा आर्टिकल 50 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वहाँ पर सजेस्ट किया गया है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो एक दूसरे से अलग रहे पब्लिक सर्विसेज में, लेकिन किसी भी तरीके की कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं बताई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट को, जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन को एनफोर्स करे, अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस. सो द ओवरलैपिंग ऑफ द फंक्शन इज विजिबल. देर इज अ ओवरलैपिंग ऑफ द फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, अगर हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो देखो जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं,
एग्जीक्यूटिव के मेंबर मतलब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दीज आर ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर ओनली। वी कैन सी जैसे कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एमपीज होते हैं, चाहे फिर वो राज्यसभा हो चाहे फिर यह लोकसभा हो, करेक्ट, चाहे फिर वो राज्यसभा हो या लोकसभा, बी इट राज्यसभा और बी इट लोकसभा, एमपीज who are members of the parliament. So the executive which form the government, council of ministers, prime ministers, they are part of this parliament also, so they are interdependent, correct, there is no strict separation, like जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स है वो पार्लियामेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा सिचुएशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यूएस की हम बात करें तो अगर यूएस की पार्लियामेंट और यूएस की एग्जीक्यूटिव देखें तो यूएस के एग्जीक्यूटिव का यूएस के पार्लियामेंट से कोई रिलेशन नहीं है, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि यूएस के लेजिस्लेचर से यूएस के एग्जीक्यूटिव फॉर्म नहीं होती है, जबकि इंडिया में हमारे पार्लियामेंट से ही जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स है दे आर ड्रॉन अपॉन। देन इफ वी सी जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, so judiciary can strike down the unconstitutional laws passed by the legislature. So there is a relation. Whenever legislature make any laws, if it is found unconstitutional under the judicial review, judiciary can strike it down, correct. तो यहाँ पर जो laws legislature बनाते हैं वो judiciary के द्वारा strike down किए जा सकते हैं। At the same time, legislature has the power to impeach judges under the article 124। और जो जुडिशरी के जो मेंबर्स है, जुडिशरी के जो जजेस है, फॉर एग्जांपल जो जजेस है उनका रिमूवल की जो प्रोसेस होती है, उनका इम्पीचमेंट जो है, दैट इज डन इन द लेजिस्लेचर ओनली। तो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंस है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं, जजेस और बाकी जजेस वगैरह, उनका रिमूवल लेजिस्लेचर पे होता है और लेजिस्लेचर ने बनाए हुए लॉज का जो जुडिशियल रिव्यू है वो जुडिशरी करता है। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अगर हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। नाउ प्रेसिडेंट बीइंग अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ही अपॉइंट्स जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 124 एंड 217। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी इसके जो अपॉइंटमेंट्स है वो एग्जीक्यूटिव के जो हेड है हु इज प्रेसिडेंट उनके द्वारा होती है, करेक्ट। सो दीज आर द इंटरडिपेंडेंस विच वन एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो। और अब ये हो गया तो यहाँ से तो क्लियर हो गया है। सो फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन। हमने ये बात तो प्रूफ कर दी कि जो डज नॉट एक्सेप्ट स्ट्रिक्ट सेपरेशन, ये हमने प्रूफ कर दिया, करेक्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कि हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। एक एक पार्ट को डील करना है। सबसे पहले हम इस पार्ट को डील करेंगे। सबसे पहले हमने किस पार्ट को डील किया? सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला जो प्रिंसिपल है इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, ये हमने प्रूफ किया यहाँ पे, करेक्ट। अब हमें ये भी लिखना है कि हाउ इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, तो वो भी देखते हैं। ओके, नाउ चेक्स एंड बैलेंसेस। Constitution institutionalizes a system where each branch checks the powers of the others to prevent the overreach. This is very important. मतलब because Constitution is supreme, people of India are supreme, and that's why executive, legislature and judiciary, we Constitution make sure that none of this organ overreach to its powers and become more dominating in power structure. So there are checks and balances. किस तरीके से checks and balances है? First of all, judiciary checks legislature and executive. For example, judiciary have a power of a judicial review, correct? Under article 13, judiciary have power of a judicial review. So when there is any law which is made by legislature, correct, when there is any law which is made by legislature or any executive actions which is taken by executive ने कोई एक्शन ले लिया या फिर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, तो उसे इनवैलिडेट करने का
थ्रू जुडिशियल रिव्यू, या फिर उस एग्जीक्यूटिव एक्शन को इनवैलिडेट करने का। फॉर एग्जांपल, इफ गवर्नमेंट टुक एनी एक्शन, सो जुडिशरी will under the judicial review will review that action and see whether this action is in line with the fundamental rights and overall the constitutional spirit or not. If it is violating the fundamental rights, if it is in contradiction to the constitutional spirit, then it will strike down, correct? So judiciary's power of a judicial review, article 13, allows to invalidate the laws or the executive actions that violate the fundamental rights. For example, in Keshavananda Bharati case, Keshavananda Bharati case, judiciary upheld the basic structure doctrine. Judiciary upheld the basic structure doctrine which limited the parliamentary power to amend the constitution. मतलब parliament have, we know that under article 368, देखो 368 के अंदर पार्लियामेंट को पावर है टू मेक दी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू केशवनंदा भारती केस में जुडिशरी ने ये बताया कि पार्लियामेंट हैव पावर बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कैन नॉट अमेंड, they can amend anything, but then they have to keep in mind the basic structure of the constitution. So through the basic structure constitution, so through the basic structure doctrine, judiciary has put some restrictions, or let's say put some limitations, or set the boundaries to the legislative power of the parliament, correct? If we see legislature checks the executive, how legislature checks the executive, we know that parliamentary mechanisms like question hour, no confidence motion, and through various committees, this legislature ensures the accountability of executive to the legislature. As we know, the government is accountable, or executive is accountable to legislature. जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो लेजिस्लेचर में अकाउंटेबल होती है। लेजिस्लेचर क्वेश्चन आवर के थ्रू, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करती है। उन्हें सवाल पूछना, उनके एक्शंस के ऊपर, उनके पॉलिसीज़ के ऊपर उनसे सवाल पूछ के उनसे आंसर और जवाब मांगना, ये सारी चीज़ें जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव में करते हैं, करेक्ट? देन एग्जीक्यूटिव चेक्स द जुडिशरी, हाउ एग्जीक्यूटिव चेक्स द जुडिशरी, दिस इज ऑल्सो देयर, correct? We have seen how judiciary checks the executive, but then how executive checks the judiciary? Because we know the president being a part of executive, he exercises a discretion in appointing judges based on the collegium's recommendations, ensuring a balance of power. Although judiciary is independent and they have the power to appoint, they have their own collegium system, but then collegium can only recommend the candidate. Ultimately, president, who is the executive, he is a part of executive, is going to make the final decision in the appointment of the judiciary, of the judges, correct? So this is how the executive also have checks on the judiciary. So what are the reasons for adopting checks and balances over strict separation? अब हमने ये देख लिया कि there is a no strict separation. अब हमने ये भी देख लिया कि how there is a checks and balances in the Indian Constitution. Now we have to understand why we have gone for the checks and balances and not for strict separation of power. First, India follows a Westminster style, which is a parliamentary democracy, where executive is inherently a part of legislature. हम parliamentary form of government को follow करते हैं, जिसमें inherently, जिसमें fundamentally executive जो होता है वो legislature का part होता है, ठीक है? Then functional necessity, strict separation is impractical in a complex democracy like India. इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में strict separation पॉसिबल नहीं हो सकता है, जिसके लिए हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है among the branches to address the socio-economic challenges effectively. सोशियो-इकोनॉमिक चैलेंजेस, चाहे फिर पॉवर्टी हो, इनइक्वालिटी हो, इस तरीके की सभी चैलेंजेस को अगर हमें इफेक्टिवली टैकल करना है तो तीनों ऑर्गन्स जो है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो सिंक में होना, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना ज़रूरी है, ताकि हम जो कॉमन गोल है सोशल जस्टिस का, उसको हम अचीव कर सकें।
Next, the principle of checks and balances. Checks and balances principle allows for a greater flexibility and adaptability, ensuring the system functions effectively even during the crisis, such as judiciary's activism during emergency. देखो, this is very important. चेक्स एंड बैलेंसेस का जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, दिस अलाउज आवर गवर्नमेंट टू हैव अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी and adaptability so that we can make changes with the time as per the need of the time, correct, ensuring the system functions effectively. जो सिस्टम है, जो ओवरऑल गवर्नमेंट का सिस्टम से वो इफेक्टिवली फंक्शन कर सके इवन ड्यूरिंग द क्राइसिस. फॉर एग्जांपल अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी विच वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, इमरजेंसी तो एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट की, तो इस क्राइसिस के समय में जुडिशरी ने अपने एक्टिविज्म के थ्रू स्मूथ फंक्शनिंग और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन सब चीज़ों को रोकने की पूरी कोशिश की है. देन ऑल्सो बाय अलाउिंग ब्रांचेस टू चेक ईच अदर. जो ब्रांचेस है तीनों, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों में जो चेक्स एंड बैलेंसेस होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट नो ऑर्गन बिकम्स टू पावरफुल. कोई भी ऑर्गन जो है, चाहे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी हो, कोई भी ऑर्गन टू मच पावरफुल ना बने, इसकी पूरी की पूरी जो गारंटी है, कोशिश है, वो रखी गई है. फॉस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. नाउ व्हाट आर द क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस? सी, judicial overreach is one of the criticism, although there are instances of judicial activism such as Vishaka guidelines case have raised concern about the judiciary encroaching on the legislature and executive domain. क्योंकि because there is no strict separation, but there is a separation and there is a autonomy to each and every organ of the government. Executive must do the executive thing and legislature must do the legislature things. But विशाखा गाइडलाइंस केस की अगर हम बात करें तो विशाखा गाइडलाइंस को इशू करके ये तो एक एग्जीक्यूटिव डोमेन हो गया. किसी पर्टिकुलर मैटर पे गाइडलाइंस इशू करना, ये एग्जीक्यूटिव डोमेन हो गया. तो एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव डोमेन में इनक्रोच करने की कोशिश जो है जुडिशरी ने की, इस तरीके का क्रिटिसिज्म किया जाता है इन बाय लुकिंग एट दिस इंस्टेंसेस, करेक्ट. कोएलिशन गवर्नमेंट्स की भी अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस ओवर द लेजिस्लेचर थ्रू ऑर्डिनेंसेस और लैक ऑफ पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी. एक तो लैक ऑफ पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी, ये तो हम डिटेल में देखेंगे. लैक ऑफ पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी क्योंकि सेशंस कम टाइम तक होना या फिर फ्रिक्वेंटली डिसरप्शंस होना, इस तरीके की चीज़ों की वजह से स्क्रूटिनी के लिए जो समय है वो इतना नहीं मिलता है. और एग्जीक्यूटिव का जो डोमिनेंस है वो लेजिस्लेचर में काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हीं की गवर्नमेंट होती है. तो यहाँ पर व्हीप और पार्टी डिसिप्लिन, इस तरीके की चीज़ों की वजह से लेजिस्लेचर को उतना फ्रीडम नहीं मिलता है. एंड देन लेजिस्लेटिव इनएफिशिएंसी बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स, लेस आवर्स for the discussion and deliberation. Legislative efficiency is also in the question. Now moving to the next question. Supreme Court of India keeps check on arbitrary power of the parliament in amending the constitution. So यहाँ पर parliament have power to amend the constitution, but then that is not absolute. So any kind of arbitrariness in the execution of this power will be checked by Supreme Court of India. So that is what the demand of the question is कि पार्लियामेंट को पावर तो है लेकिन पार्लियामेंट इस पावर का आर्बिटरी यूज़ नहीं कर सकता है. इसके आर्बिटरी यूज़ के ऊपर चेक लगाने के लिए, चेक करने के लिए there is a Supreme Court and Supreme Court will review whether they are arbitrary or constitutional. So that we have to discuss critically. Now Indian Constitution provides parliament the power to amend the constitution, but this power is not absolute and is subject to judicial review by the Supreme Court. And over the years, Supreme Court has played a critical role in ensuring that the constitutional amendments which are made by the parliament, they adhere to the principles of justice, democracy and basic structure of the Indian Constitution. जुडिशरी ने हमेशा ही इंश्योर किया है कि पार्लियामेंट ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए हैं तो क्या वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स है, जस्टिस, डेमोक्रेसी और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है,
इसे अधर करते हैं या नहीं, इसकी जो रिव्यू है वो हमेशा जुडिशरी ने किया है, सो दैट पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर डज नॉट क्रॉस द लिमिट एंड दे रिमेन इन दी adherence to the constitutional spirit. So what role does played by the Supreme Court in checking the arbitrary amendments? जो arbitrary amendments है, how judiciary have checked? For example, doctrine of basic structure. Supreme Court ने basic structure doctrine establish किया है in the landmark judgment of केशवानंदा भारती case versus state of Kerala, ruling that parliament, केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा that parliament cannot alter the constitution's basic features. कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स है उसमें पार्लियामेंट अल्टरेशन नहीं कर सकता, जैसे कि सिक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी। ये कुछ फंडामेंटल बेसिक आइडियाज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स है, जिनमें कोई भी अल्टरेशन जो है पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। एंड दिस डॉक्ट्राइंस लिमिट्स द पार्लियामेंट्स पावर एंड प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी अमेंडमेंट्स दैट कुड अंडरमाइन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट के थ्रू और इस पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के थ्रू जुडिशरी ने ये प्रेसिडेंट सेट किया कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड तो कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे ऑल्सो वॉन्ट टू प्रिवेंट दैट आर्बिट्ररी अमेंडमेंट्स विच कुड अंडरमाइन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स। तो किसी भी तरीके के जो फाउंडेशनल आइडियाज़ है, सिक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, इस तरीके के, उनमें किसी भी तरीके का अल्टरेशन जो है वो ना हो पाए या फिर आर्बिट्ररी अल्टरेशन ना हो पाए, इसकी जो इंश्योरिटी है वो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने करने की कोशिश की। सेकेंडली, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द अमेंडमेंट्स इन मिनर्वा मिल्स केस सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड द अमेंडमेंट्स दैट वायलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करने वाली जो भी अमेंडमेंट्स थी उन्हें इनवैलिडेट किया है मिनर्वा मिल्स केस में। फॉर इंस्टेंस, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है विच सॉट टू कर्टेल जुडिशियल रिव्यू एंड इंक्रीज द पार्लियामेंट्री पावर वॉज स्ट्रक डाउन एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने कुछ ऐसी प्रोविजंस लाई जो जुडिशियल रिव्यू को कहीं ना कहीं कर्टेल करके अपना जो पार्लियामेंट्री पावर है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दिस जुडिशियल रिव्यू is the basic structure of the Indian Constitution, is the foundational value of the Indian Constitution. So keeping that in mind, in Minerva Mills case, the Supreme Court invalidated these parts of these amendments. Then safeguarding the fundamental rights, Supreme Court has intervened to ensure that amendments do not dilute fundamental rights. For example, IR Coelho case जो था, IR Coelho case में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है दैट even the laws placed in the 9th schedule, there is a 9th schedule in the Indian Constitution. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 9th schedule है, उस 9th schedule के अंडर जो भी प्रोविजंस है they were protected from a judicial scrutiny, जुडिशियल स्क्रूटिनी से वो प्रोटेक्टेड किए गए थे। तो इस जुडिशियल प्रोटेक्शन का, इस जुडिशियल स्क्रूटिनी से जो प्रोटेक्शन 9th शेड्यूल को जो दिया गया था फॉर सम रीज़न, तो इसका मिसयूज़ काफ़ी चीज़ों के लिए हुआ। फॉर एग्जांपल, जो प्रोविजंस को जुडिशियल स्क्रूटिनी का प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी वो प्रोविजंस भी 9th शेड्यूल में ऐड करके उन्हें जुडिशियल रिव्यू से प्रिवेंट किया गया। तो आयर कोएल्हो केस में जुडिशरी ने कहा कि 1973 मतलब केशवानंदा भारती केस का जो अमेंडमेंट हुआ, केशवानंदा भारती केस का जो जजमेंट हुआ, उसके बाद के जो भी प्रोविजंस 9th शेड्यूल में ऐड किए गए, दे विल रिमेन ओपन टू जुडिशियल रिव्यू बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इफ एनी प्रोविजन इन द 9th शेड्यूल which was added after 1973, if that violates fundamental right, they will be there for the open for the judicial review उन चीज़ों का होगा। Preventing the abuse of power, Supreme Court has acted as a safeguard against attempts by the executive or legislative branches to consolidate power. फॉर एग्जाम्पल द स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो एनजैक वाला जो कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करके जो एनजैक लाने की जो कोशिश सरकार ने की थी, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझ के जुडिशरी ने उसको स्ट्राइक डाउन किया था।
सो दिस इज हाउ बेसिकली जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट चेक दी आर्बिटरी अमेंडमेंट्स, जो भी अमेंडमेंट्स आर्बिटरी होते वो इस तरीके से जुडिशरी चेक करता है। देन व्हाट इज द क्रिटिकल एनालिसिस, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल कितना सही है और कहाँ पर ओवररीच है, इसका हम एनालिसिस करेंगे। देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है। नाउ द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, इफ यू सी द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ वॉट एवर द जुडिशरी, जो जुडिशरी ने पार्लियामेंट का आर्बिटरीनेस चेक करने के लिए जो भी प्रोविजंस इन द डिफरेंट जजमेंट्स, फॉर एग्जांपल केशवनंदा भारती केस या मिनरवा मिल्स केस हो या फिर IR कोएल्लो केस हो, इन सभी केसेस में जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने लिए उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, या फिर जुडिशियल जो रिव्यू है ऑफ आर्बिट्रीनेस का, जो पार्लियामेंट का जो आर्बिट्रीनेस चेक करने के लिए जो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो अकाउंटेबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंसेस किए जाते हैं, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। एक तो प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी, सुप्रीम कोर्ट इंश्योर्स दैट पार्लियामेंट डज नॉट यूज इट्स अमेंडिंग पावर टू ओवरराइड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, करेक्ट। जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है या फिर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसे ओवरराइड ना करे, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ सुप्रीम कोर्ट इंश्योर्ड दैट देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी विच इज प्रिजर्व्ड। देन द बैलेंस ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, प्रिवेंटिंग ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज। कोई भी अपना ज़्यादा पावरफुल बन जाए और ओवरराइडिंग बन जाए, डोमिनेटिंग बन जाए, या फिर ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी एडॉप्ट कर सके, इस तरीके की जो भी ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज थी वो प्रिवेंट करने की कोशिश जुडिशरी ने बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू की है, करेक्ट। देन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर सेफगार्डेड फ्रॉम बीइंग कर्टेल्ड आर्बिटरीली, मेंटेनिंग द लिबरल इथोस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Now what are the concerns? The concerns related to this is, first is judicial overreach. Obviously we know कि judiciary, critics argue that basic structure doctrine, critics argue करते हैं कि ये जो basic structure doctrine है ये जुडिशरी को एक्सेसिव पावर देता है टू इनवैलिडेट दी पार्लियामेंट्री डिसीजंस। कोई भी पार्लियामेंट का डिसीजन हो या कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी लॉ हो, उसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के थ्रू उसे इनवैलिडेट करना या जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसे इनवैलिडेट करना और कहना कि दिस वायलेट्स दी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इस तरीके का जो एक्सेसिव पावर है जुडिशरी को इनवैलिडेट करने का पार्लियामेंट्री डिसीजंस को, दैट अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। Also there is a subjectivity. The definition of basic structure is not explicitly mentioned in the constitution, correct, and that's why that leave it open to interpretation and potential inconsistencies. क्योंकि कोई भी चीज़ जब डिफाइन नहीं होती तो उसमें सब्जेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। ऑल्सो जुडिशियल इंटरवेंशन इन द लेजिस्लेटिव मैटर्स कैन स्लो डाउन द गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। जुडिशियल रिव्यू की वजह से जुडिशियल इंटरवेंशन जो लेजिस्लेटिव मैटर्स में होता है तो फिर वहाँ पर चीज़ें जो है चाहे गवर्नेंस की हो चाहे पॉलिसी मेकिंग की हो वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। सो व्हाट आर द सजेशन, देयर मस्ट बी अ क्लियर गाइडलाइंस विच कोडिफाई द एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, करेक्ट। देन कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म, देयर मस्ट बी अ कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म, देयर मस्ट बी अ डायलॉग बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, एंड देयर मस्ट बी अ लिमिटिंग जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच जो है वो भी लिमिट होना चाहिए। जुडिशरी मस्ट एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड अवॉइड एनक्रोचिंग ऑन द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर टू अपहोल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वाज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी। जो हमारा कंपेरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है, कंपेरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अभी ब्रिटिश और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अब देखो हमें ब्रिटिश और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंपेयर नहीं करना। ब्रिटिश और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी वाला अप्रोच है, पार्लियामेंट को लेके जो अप्रोच है, पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी को लेके जो अप्रोच है, वो हमें यहाँ पर कंपेयर भी करना है और कॉन्ट्रास्ट भी करना है। मतलब क्या सिमिलैरिटीज़ है वो भी बात करनी है और कहाँ पर डिफरेंसेस है ये भी बात हमें यहाँ पर करनी है, करेक्ट। नाउ वी नो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is adopted by both
यूके भी, मतलब ब्रिटिश में भी है, ब्रिटिशर्स ने भी ये एक्सेप्ट किया है, और इंडिया में भी हमने एक्सेप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सोवेनिटी जो है, पार्लियामेंट्री सोवेनिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि बिकॉज द क्वेश्चन इज अबाउट पार्लियामेंट्री सोवेनिटी, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस, फर्स्ट वी विल ट्राई टू टेल, फर्स्ट वी विल ट्राई टू डिफाइन व्हाट इट मीन्स। पार्लियामेंट्री सोवेनिटी होता क्या है? पार्लियामेंट्री सोवेनिटी इज अ सेंट्रल कंसेप्ट इन फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसीज, बट इट्स इंटरप्रिटेशन एंड अप्लीकेशन वेरी बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में इसका अप्लीकेशन अलग है, ब्रिटिश सिस्टम में इसका अप्लीकेशन अलग है। For example, if we see UK adheres to the traditional doctrine of parliamentary supremacy पर UK कॉन्स्टिट्यूशन जो है, UK जो है वो एडर करता है। और इंडिया में अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री सोवेनिटी जो है, पार्लियामेंट्री सोवेनिटी इज देयर बट टेम्पर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सोवेनिटी तो है, आवर पार्लियामेंट इज सोवेरियन, बट इट हैज़ सम restrictions. Rather than saying restrictions, it is tempered or it is shaped by the constitutional supremacy, because constitution is ultimately supreme. So we do not follow parliamentary supremacy. इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सोवेरियन है, इंडिपेंडेंट है, दे हैव द ऑथोरिटी, दे हैव दैट इंडिपेंडेंस टू मेक लॉज एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली, बट अल्टीमेटली whether it is functioning in the constitutional spirit or not, that will be checked by judiciary चेक करेगा, करेक्ट, जुडिशरी चेक करेगा। इट मीन्स ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट फंक्शन कर रहा है या नहीं, ये जुडिशरी चेक करेगा। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड नॉट पार्लियामेंट। वेरएज अगर हम ब्रिटिश की बात करें, अगर हम यूके की बात करें, तो या वहाँ पर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, देयर इज अ पार्लियामेंट सुप्रीमेसी। ओके, सो इफ वी सोर्सेस ऑफ सोवेनिटी, सोवेनिटी का सोर्स क्या है? इंडिया में अगर हम बात करें तो सोवेनिटी एग्जिस्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सोवेनिटी कहाँ से आती है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन फ्रॉम वेयर द पार्लियामेंट इज डिराइविंग इट्स पावर। पार्लियामेंट जो खुद के जो पावर्स है वो कहाँ से ला रहा है? वो कॉन्स्टिट्यूशन से ला रहा है। पार्लियामेंट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। whereas if we see the UK, so UK follows the principle of parliamentary sovereignty। यूके में पार्लियामेंट सोवेरियन है, जहाँ पर पार्लियामेंट जो है इज अ सुप्रीम लीगल अथॉरिटी। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लीगल अथॉरिटी, इन यूके दिस पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लीगल अथॉरिटी। And because parliament is a supreme legal authority, it is capable of creating or repealing any law without legal limitation। उनके ऊपर कोई legal limitation नहीं है। It means there is no supreme court to review their amendments or act। The parliament is supreme and that's why they can create or they can repeal any law without any legal limitation like we have in India, correct? And there is no written constitution, उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है। सो दैट्स वाई देर आर नो कंस्ट्रेंट ऑन द पार्लियामेंट्री पावर, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटर्न, देर आर नो कंस्ट्रेंट ऑन द पार्लियामेंट्री पावर which Indian constitution have, because Indian constitution is written and all the powers and functions and responsibilities of every organ of the government are specifically mentioned, and that specific mentioning has limited the role of each organ। हर organ का जो role है वो limit करके रखा हुआ है, correct? Now nature of the constitution, यूके का जो है, यूके लैक्स रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, यूके में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंस्टेड दे रिलाइज ऑन स्टैट्यूज, conventions and judicial decisions, correct? This allows, and that's why, because it is not written and it is depend upon the conventions and statutes, that allows Parliament of the UK to legislate freely with no law being invalid on the constitutional grounds। कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है ही नहीं, तो उस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे कोई लॉ इनवैलिडेट करने का जो पावर है वो किसी के पास नहीं है। इस वजह से पार्लियामेंट के पास कंप्लीट पावर है लेजिस्लेट फ्रीली। बट अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड दैट स्पेसिफाइज, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है पार्लियामेंट का पावर, पार्लियामेंट का पावर का स्कोप क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्री पावर। सो एनी लॉ passed by the parliament
मस्ट कन्फर्म टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। कोई भी लॉ जब पार्लियामेंट पास करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ वो कन्फर्म होना चाहिए, वो अलाइन होना चाहिए। अगर वो इनकंसिस्टेंट रहा तो जुडिशरी उसे स्ट्रक डाउन कर सकता है, जुडिशरी कैन स्ट्रक डाउन। देन इफ़ वी टॉक अबाउट जुडिशियल रिव्यू, ब्रिटिश कोर्ट्स कैन नॉट ओवरटर्न लेजिस्लेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ब्रिटिश में जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे जो ब्रिटिश कोर्ट्स जो है वो पार्लियामेंट ने बनाए हुए लॉस को ओवरटर्न नहीं कर सकते, उतना पावर नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो हायर लीगल अथॉरिटी दैन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जैसे जिस तरीके से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी, वहाँ पर पार्लियामेंट खुद ही हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी होने की वजह से ब्रिटिश कोर्ट उनके लॉस को ओवरटर्न नहीं कर सकता है। करेक्ट। जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉज, बट जुडिशरी वहाँ पर लॉस को इंटरप्रेट तो करता है बट वो चैलेंज नहीं कर सकता पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज नहीं कर सकता। जबकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ देयर। जुडिशियल रिव्यू होता है आर्टिकल 13, 32 और 226 के अंदर जुडिशियल रिव्यू का पावर जुडिशरी को है। एंड द कोर्ट्स इन द इंडिया दे एक्सरसाइज द जुडिशियल रिव्यू ensuring that laws comply with the constitution। करेक्ट। ये इंश्योर करता है, जुडिशियल रिव्यू क्या इंश्योर करता है कि वॉट एवर द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट दे मस्ट कॉम्प्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ दे आर नॉट कॉम्प्लाइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन दे विल इनवैलिडेट, जुडिशरी विल इनवैलिडेट इट। फॉर इंस्टेंस केशवनंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है दैट लिमिट पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट का जो अमेंडिंग पावर है वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया। नाउ अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन इन यूके, सिंस देर इज नो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज देर इज नो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज इरेलेवेंट। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं तो अमेंड कहाँ करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। So any statute which passed by the parliament effectively changes the constitution, conventions or principles. Whereas if we see constitution in India provides a clear procedure for amendment under the article 368। पार्लियामेंट को कितना पावर है और क्या प्रोसेस है वो पार्लियामेंट के जो आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन के वहाँ पर प्रॉपरली मेंशन किया गया है। सो पार्लियामेंट कैन नॉट यूनिलैटरली अल्टर द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज़ लिमिटेड बाय बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। जो पार्लियामेंट है वो यूनिलैटरली अपने खुद से ही फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जो है, जो फंडामेंटल आइडियाज़ है जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, वो नहीं चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बिकॉज दे आर लिमिटेड बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। करेक्ट। देन सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो यूके फॉलोज फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ पावर्स विथ सिग्निफिकेंट ओवरलैप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एम्फेसाइजिंग पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो ये तो यूके में इस तरीके से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। इंडिया अदर्स अ मोर डिफाइंड सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पर फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ पावर है। यूके की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ पावर है और सिग्निफिकेंट ओवरलैप है, काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है। ओवरलैप तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है बट हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर है इंडिया में वो डिफाइंड है क्योंकि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो सेपरेशन ऑफ पावर डिफाइंड है। वाइल एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, इंडिया में एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जुडिशरी रिमेन्स इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स एज अ चेक ऑन पार्लियामेंट्री अथॉरिटी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और पार्लियामेंट्री अथॉरिटी पे, पार्लियामेंट की जो भी अथॉरिटी है उस पर चेक करता रहता है जुडिशरी। और इस वजह से पार्लियामेंट यहाँ पर सुप्रीम नहीं है, यहाँ पर सुप्रीम नहीं है पार्लियामेंट, इस वजह से एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो इसके ऊपर चेक करता रहता है, इसके ऊपर वॉच करता रहता है। देन फेडरलिज्म की बात करें तो यूके इज़ अ यूनिटरी स्टेट, यूके इज़ अ यूनिटरी स्टेट एंड पार्लियामेंट होल्ड्स अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर अ डिवॉल्व्ड एडमिनिस्ट्रेशन in Scotland, Wales, North Ireland, etc. So it can legislate any matter. It can legislate any matter including those devoted or devolved to the regional governments. तो वहाँ का जो फेडरलिज्म में जो रीजनल गवर्नमेंट्स को अगर कोई पावर दिया भी है, कोई सब्जेक्ट दिया भी है, फिर भी पार्लियामेंट जो है यूके का उसको पावर है कि वो किसी भी मैटर पर लेजिस्लेट करते हैं और पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है। वेयरएज इंडिया में फेडरल पॉलिटी है, हमारे पास फेडरल पॉलिटी है तो कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो यूनियन और स्टेट्स दोनों के जो लेजिस्लेटिव पावर्स है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है, सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास किस सब्जेक्ट पर पावर होंगे लॉ बनाने के, करेक्ट, और स्टेट के पास
कौन से पावर्स होंगे लॉ बनाने के, तो वो 7 शेड्यूल में सब्जेक्ट्स मेंशन है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और इस तरीके से जो है फेडरल पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ने डिमार्केट करके रखा हुआ है लेजिस्लेटिव पावर्स यूनियन के और स्टेट के। बट और उसी के साथ साथ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी जो है, पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी इज अ सब्जेक्ट टू फेडरल प्रिंसिपल्स एंड कैन नॉट ओवरराइड स्टेट्स पावर आर्बिट्रली। पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी तो है, पार्लियामेंट को इंडिपेंडेंस है, लेकिन अल्टीमेट नहीं है। स्टेट के भी जो पावर है आर्बिट्रली ओवरराइड नहीं किए जा सकते स्टेट लेजिस्लेचर के पावर। सो बेसिकली जो स्टेट का जो डोमेन है वहाँ पर स्टेट लॉ बनाएगी और उसको आर्बिट्रली ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो देखो, फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर नॉट कोडिफाइड। यूके में फंडामेंटल राइट जो है वो कोडिफाइड नहीं है, बट आर डिराइव्ड फ्रॉम अ स्टैट्यूज लाइक ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 और कॉमन लॉ। बट पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट कॉन्ट्ररी टू दीज राइट्स। पार्लियामेंट टू कॉन्ट्ररी, ये जो ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 का जो है उसके थ्रू कुछ कॉमन लॉज, उसके थ्रू कुछ जो है फंडामेंटल राइट्स डिराइव किए गए हैं। और लेकिन पार्लियामेंट जो है ये कोई भी लॉ बना सकता है इवन विच कैन कॉन्ट्राडिक्ट दिस पर्टिकुलर ह्यूमन राइट्स एक्ट। बट वेयर एज अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स प्रॉपरली पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं, और वो इनवॉयलेबल है। इनवॉयलेबल मतलब कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो इस फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, जैसे जिस तरीके से यूके में किया जा सकता है, इंडिया में वो नहीं किया जा सकता। एनी अमेंडमेंट टू द फंडामेंटल राइट दैट इज द सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू एज सीन इन द केसेस लाइक मेनका गांधी। सो कॉन्ट्रास्टिंग के एग्जाम्पल्स क्या है ये तो हमने देखे, ओवरऑल क्या क्या हमारा सिमिलरिटीज़ और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इन यूके पार्लियामेंट सोवेरेनिटी अलाउड इट टू पास लॉज लाइक एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी एंड ब्रेक्जिट रिलेटेड स्टैच्यूज शोकेसिंग इट्स अनलिमिटेड ऑथोरिटी। यूके के पास अनलिमिटेड ऑथोरिटी है, यूके के पार्लियामेंट के पास, करेक्ट। वेयर एज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू दैट इंडियन सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स केस struck down the parts of the 42nd amendment, reinforcing the idea that parliament sovereignty is the subordinate to the constitution. So these are the contrasting. Then so this is how there are some contrasting and there are some similarities in the both Indian constitution in context of parliamentary sovereignty and British constitution in context of parliamentary supremacy. So thank you very much for the discussion. We'll discuss next question in the next session.